हाँ जी सर, क्या हाल चाल? गुड टू सी यू। अब आए और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग शुक्रिया। हियर। सो चौधरी चरण सिंह का बर्थडे और बात करनी है तो कहाँ से शुरू करें, आप बताओ। इतनी लंबी यात्रा है उनकी हम्म। और काम भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के। तो बात तो शुरू से ही शुरू करें तो बेहतर है। चलो फिर 1857 की क्रांति से बात शुरू करते हैं। सो 1857 में जब उनका परिवार बल्लभगढ़ में रहता था तो वहाँ से वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल था। तो वहाँ से जो माइग्रेट करके ये फैमिली आई चौधरी चरण सिंह जी की, और उनका क्या रोल था उनकी फैमिली का, तो उससे उस पे आपका क्या ओपिनियन है? तो जो हिस्टोरियंस कहते हैं और जो दस्तावेज कहते हैं तो वो ये है कि इनका मूलतः परिवार बल्लभगढ़ में रहता था। 1857 की क्रांति हुई। नाहर सिंह तब वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो नाहर सिंह के नेतृत्व में वहाँ पे विद्रोह हुआ। इनके दादा नाहर सिंह की फौज में थे। अच्छा, दादा थे। दादा थे और वो लड़े भी, जमकर लड़े, शहादत भी दी। और फिर इनकी फैमिली जो है, फादर और उनके भाई, वो माइग्रेट होकर के मेरठ आए। मेरठ में मीरपुर गांव में ये लोग आए। तो वहाँ आकर के ये खेती करने लगे। कुछ 5 एकड़ ज़मीन के ये टेनेंट थे। टेनेंट मतलब कि तब मालिकाना हक नहीं था ज़मीनों का। जोत पे जो मिलती हाँ, थी जो जमीन। जो खेती करता था वो मालिक नहीं होता था। तो वो टेनेंट की तरह होता था, एक तरीके से किराएदार किसान कह सकते हैं। तो 5 एकड़ ज़मीन पे इनके फादर खेती करते थे और वहीं ये पले बढ़े। फिर शुरुआती शिक्षा इनकी मेरठ में ही हुई और फिर हायर एजुकेशन के लिए ये आगरा चले गए। अच्छा, आगरा। हाँ, तो आगरा से इन्होंने बीएससी किया पहले। फिर 1923 में इनका बीएससी पूरा हुआ। 25 में इन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया और फिर इन्होंने वहाँ से एलएलबी किया। ओके। तो जैसे हम चौधरी चरण सिंह को देखते हैं तो करीबन 15 महीने वो जेल में रहे। तो वो ज़्यादा रहे। ज़्यादा 2 साल 11 महीने। 3 बार जेल गए। एक बार 6 महीने के लिए गए, एक बार 1 साल के लिए गए और एक बार 15 महीने के लिए गए। अच्छा, इस तरीके से करके। हाँ, सॉरी, 15 महीने नहीं, 2 साल 11 महीने कुछ था। तो वो जो वो टाइम था, उस वक्त उनको पहली बार रियलाइजेशन कब हुआ कि भाई मेरे को अपनी वकालत छोड़ के ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें अब इन्वॉल्व होना चाहिए? जब ये आगरा में पढ़ने गए तो देखिए उस वक्त क्या था नहीं, ये 1920 का समय है और उस वक्त गांधी जी पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। तो जो खिलाफत आंदोलन है वो चरम पे था और वो परिस्थितियाँ थी। तो गांधी जी का प्रभाव पूरे देश में था। इनके ऊपर भी गांधी जी का प्रभाव आया। आर्य समाजी परिवार से ये थे तो आर्य समाज का कुछ प्रभाव था। आज का आर्य समाज और उस वक्त का आर्य समाज बड़ा डिफरेंट चीज़ है। आज तो कुछ है ही नहीं, खत्म ही हो गया तो ऑलमोस्ट। आज तो सनातन धर्म की बात करने लग गए आर्य समाज। लेकिन उस वक्त आर्य समाज एक समाज सुधार आंदोलन की तरह था। ये भी कहा जाता है कि सिखिज़्म जो जिस तरीके से बढ़ रहा था तो आर्य समाज एक तरीके से उस जो कन्वर्जन हो रहा था किसान कम्युनिटीज़ का, सिख बन रहे थे, उसको नेगोशिएट करने के लिए भी आर्य समाज का आप देखेंगे पूरा टेरिटरी जो है ना आर्य समाज की, वो इस तरीके से है जहाँ सिखिज़्म की सीमा है वहाँ से आर्य समाज का चालू होता है। आप देखेंगे राजस्थान से लेके हरियाणा और फिर यूपी तक पूरा। अच्छा, उस हिसाब से। हाँ, वही आर्क बनता है पूरा। तो आर्य समाजी परिवार से थे और आर्य समाज उस वक्त मतलब बहुत प्रोग्रेसिव जो होता है, जातिवाद के खिलाफ, सारे पाखंडों के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, इस तरीके का एक प्रोग्रेसिव होता, कुछ प्रभाव तो वो था। और फिर 1920 में जब ये आगरा कॉलेज में पढ़ने लगे तो वहाँ पर ये गांधी जी के विचारों से, गांधी जी का, क्योंकि हर जगह उनके विचार पहुँच रहे थे, उससे ये प्रभावित हुए और धीरे धीरे वहीं से इनके अंदर जो है इन सब चीज़ों को लेकर के जागृति आने लगी और ये उसमें शामिल। जो जेल डायरी जो है, जो उन्होंने जेल में जब वो थे तब वो लिखी थी, क्या है उनके बारे में, क्या उनमें क्या सब्सटेंस है, किस प्रकार की वो किताब देखो उन्होंने 2 जेल डायरियाँ लिखी क्योंकि 3 बार जेल गए। तो
2 जेल डायरिया लिखी, एक शिष्टाचार करके किताब लिखी, वो भी जेल से ही लिखी। तो जेल डायरिया दरअसल आज हमारे लिए एक हिस्टोरिकल दस्तावेज बन गया है, लेकिन उस वक्त उनके लिए एक जो उनके सोच आ रही है, जो उस वक्त सोच रहे हैं, उनको दर्ज करते थे। तो उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था, क्या सोचते थे राजनीति के बारे में, वही सब चीज़ें कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरीके का समाज होना चाहिए, क्योंकि किसान समाज से थे और गांव से थे, तो ज़्यादा उनका जो लगाव है या फोकस है वो गांव देहात के लोगों के बारे में, गांव देहात कैसे होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। शिष्टाचार में वो थोड़ा सा मोरल लेसन्स पे बात करते हैं कि किस तरीके से जीवन जिया जाना चाहिए। तो जैसे कोई भी तरीके का नशा हो उससे दूर रहने की बात है, या सच बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, वही सारी चीज़ें उन्होंने। तो वो किताबें एक तरीके से, एक होता है ना संवाद करने वाला सा एक तरीका है कि वो क्योंकि जेल में आप किसी और से बात नहीं कर सकते, तो वो एक संवाद है। अच्छा। अगर बहुत क्लासिक बुक्स के दायरे में देखा जाए तो उसके बाद में जो इनकी बुक्स है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हम बोल सकते हैं इनका, जितना जो जो बाद की किताबें हैं उन किताबों को देखें तो किताबों के तौर पे अगर देखा जाए तो वो बाद की किताबें, ये एक संकलन सा है कि उस वक्त उन्होंने जो भी लिखा। तो अच्छा, वो जो किताबें हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं और एक जाट और इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता है, वो भी अंग्रेजी में। नहीं, ये सारा क्या सीन ये था? देखो, ये क्या है कि बहुत सारे पूर्वाग्रह और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, वो सारे पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप्स पूरी ज़िंदगी चौधरी साहब का पीछा करते रहे कि गांव का आदमी, किसान परिवार का, जाट कम्युनिटी को लेके अलग ही स्टीरियोटाइपिंग वो है, है आधे कि बेवकूफ होते हैं, आधे वो कंप्लीट ही मानते हैं। हाँ। पढ़े लिखे नहीं होते, ये नहीं होता वो। तो ऐसा समझ है, लेकिन ऐसा कोई सच है नहीं, ये पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप्स है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे जहीन इंसान थे, काफ़ी पढ़ाई करी। इनका 1942 का एक ऐसे है, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये वकालत कर रहे थे कि ग्रामीण समाज के बच्चों को 50% आरक्षण होना चाहिए। और उसमें जो वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं सारे तमाम, जो आज आरक्षण को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट आज पुट किए जाते हैं, वो बहुत क्लियरली उस ऐसे में लिखते हैं कि आरक्षण एक तो कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। व्यवस्था सत्ता संचालन में लोग होने चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट उसमें देते हैं कि भाई अगर कोई जज की कुर्सी पे बैठा है और वो ज़मीन से जुड़े मामले, विवाद को वो सुलझा रहा है खेती की ज़मीन से, तो उसको पता होना चाहिए कि खेती की ज़मीन का विवाद कैसा होता है, तो उसको वो नॉलेज होनी चाहिए। मेरिट के आइडिया को वो खारिज करते हैं उसमें, वो बोलते हैं कि मेरिट आप किस तरीके से, इवेल्युएशन पे हम बड़ा आजकल बहस चलती है ना, नए से नए तरीके लाते हैं, हर तरीके की इंटेलिजेंस को आप इवेलुएट करिए, 4-5 तरीके की कोई आप कर पाते हो। तो वो कहते हैं कि मेरिट तो एक बनाया हुआ सिस्टम है ना, कि आप किसको मेरिट मानेंगे, कि 4 किताबें पढ़ी उसको मेरिट मानेंगे, या एक खेती का जो सदियों का किसी का ज्ञान है, नॉलेज ट्रेडिशन है, उस नॉलेज ट्रेडिशन को आप ज्ञान मानेंगे। तो वो उस तरीके से सोचते थे। दुनिया भर की किताबें पढ़ी, उसमें वो कार्ल मार्क्स का भी रेफरेंस देते हैं, क्लास स्ट्रगल का भी रेफरेंस देते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो भी व्यवस्था में व्यक्ति होगा वो अपनी क्लास के इंटरेस्ट पे काम करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रामीण समाज या खेती करने वाले लोगों या भूमिहीन किसानों या श्रमिकों, उनके इंटरेस्ट की बात करनी, तो उनकी क्लास का व्यक्ति वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पे बैठा होगा, तब वो कर पाएगा। जैसे अमेरिका के पॉलिटिकल फिलोसफर हैं माइकल सैंडल्स, जो मेरिट की बात करते हैं और वो डिमीन करते हैं इस बात को कि भाई मेरिट, जो क्राइटेरिया है मेरिट का, उस हिसाब से आप इंटेलिजेंस सेलेक्ट करते हो, वो गलत है, क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड नहीं देखते कि कौन कहाँ से कितनी मेहनत करके आया है। आपने मार्कशीट के ऊपर और मार्क्स के ऊपर तो मेरिट लगा दी, पर एक गांव का बच्चा जो सुबह साइकिल लेके खेत से बस स्टैंड पहुंचता है, बस स्टैंड से फिर वो स्कूल पहुंचता है रोडवेज में बैठ के, और फिर वो मेहनत है, और एक सिटी का बच्चा जिसकी अल्ट्रा भी नहीं कंफर्टेबल लाइफ है, वो वहाँ से वहाँ आता है, तो उनका स्ट्रगल तो दोनों का बहुत ज़्यादा है, तो पर उनको आप जज कर रहे हो एक इक्वल पे, तो उस तरीके की बात वो भी करते हैं।
तो ये जो बातें हैं जिसमें वो अलग अलग सुझाव देते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर में, और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी वो बताते हैं, और 1937 के जो रूल्स हैं उनके, वो रूल एंड रेगुलेशन जो रेवेन्यू के हैं वो करते हैं, तो वो उनके माइंड में कहाँ से आया था ये? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 20 से 23 ये बीएससी कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर रहे हैं, फिर एलएलबी कर रहे हैं, वहाँ पर ये कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करना चालू करते हैं जिन आइडियाज़ पे ये बिलीव करते हैं। और आज के 100 साल पहले, आज भी आप जातिवाद को देखते हैं तो आज के 100 साल पहले तो जातिवाद की स्थिति क्या होगी। तो उस वक्त गांधी जी, क्योंकि हरिजन शब्द नाम देते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या दलित कम्युनिटी जिसको आज हम बोलते हैं, तो ये कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं, तो हरिजन जो स्टूडेंट कुछ थे वहाँ, उनके साथ खाना खाना या फिर हरिजन के हाथ से खाना परोसना, इस तरीके का ये सिंबॉलिक है। कोई बहुत बड़ा, आज के समय के हिसाब से देखें तो कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम नहीं है, इंसान, लेकिन इस तरीके से ये इन्वॉल्व होना चालू होते हैं कि भाई मैं जिसमें बिलीव कर रहा हूँ, जिन आइडियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं जीना चालू करूँ। और जैसे 26 में इनकी एलएलबी पूरी होती है तो 27 में ये यहाँ गाज़ियाबाद में ये प्रैक्टिस चालू करते हैं और फिर मेरठ कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं। तो कांग्रेस में ये शामिल हो जाते हैं, सक्रिय राजनीति में ये शामिल हो जाते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में की जाती है तो ये पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब चुनाव लड़ने का फैसला किया जाता है कांग्रेस की तरफ से तो 1934 में ये चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, छपरौली से विधायक बनते हैं, कई बार वहीं से मल्टीपल टाइम ये विधायक बने। तो क्योंकि वकालत करी है आपने, आप एक बिल्कुल दूर गांव देहात से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हो, आपका एक स्पेक्ट्रम बढ़ा है, आप लंबे तरीके से देख रहे हो, तो इनका फोकस जो है बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग के ऊपर रहता है कि भाई बदलाव हम पॉलिसी के जरिए ही ला सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ किताबें अंग्रेजी में ही लिखते हैं। उसका कारण ये बताते हैं कि जो पॉलिसी मेकर है वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, वो हिंदी नहीं पढ़ता है, और मेरा जो टारगेट है वो पॉलिसी मेकर है कि पॉलिसी मेकर इन किताबों को पढ़े, वो समझे कि क्या ज़रूरत है और उस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए। इसलिए ये किताबें भी अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है, तब का यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोलते हैं, संयुक्त प्रांत, यूपी का, बिहार का, ये बहुत सारा इलाका उसमें आता था। तो उसमें जब ये मंत्री बनते हैं, पहले तो ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं जब मंत्री नहीं होते, तो बाद में जब मंत्री बनते हैं तब अपने पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेहरू एक लेटर लिखते हैं इनको जब ये कांग्रेस में थे, और वो 60s की बात है शायद में, गोविंद वल्लभ पंत की कैबिनेट में ये थे वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि आप जाटवाद को बढ़ावा दे रहे हो, और वो कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र जाति की राजनीति नहीं करी है, ना मैंने कभी मैं तो ऐसे ऐसे संस्थान में भी नहीं गया। वो हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी जाति की राजनीति की ही नहीं है। तो वो उनका जाति का कॉन्सेप्ट क्या था और उनका कांग्रेस के साथ में एसोसिएशन क्या था, जो इवेंचुअली उनको 1967 में छोड़नी पड़ी? वो बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है इनका। नेहरू मेरठ गए हुए होते हैं और मेरठ में कांग्रेस जो कमेटी की मीटिंग होती है उसमें ये उनको कहा जाता है कई तरीक़ों से, जो भी शिकायतें हैं, तो वो ये करते हैं कि मेरठ कांग्रेस कमेटी में बहुत जाटवाद चल रहा है। तो उसके रेस्पॉन्स में वो लिखते हैं कि मैंने कभी लेटर लिखते हैं या वर्बली लेटर लिखते हैं। अच्छा, नेहरू जी को, नेहरू वहाँ कमेंट करके आते हैं मीटिंग में, ये फिर लेटर लिखते हैं नेहरू जी को। नेहरू जी लेटर लिखते हैं, नेहरू जी को चरण सिंह लेटर लिखते हैं। अच्छा, नेहरू वर्बल कमेंट करके आते हैं मेरठ में, फिर ये रेस्पॉन्स में लेटर लिखते हैं। तो उस लेटर में ये सारी बातें लिखते हैं कि मैं हमेशा जाति की राजनीति के खिलाफ रहा हूँ, जातिवाद के खिलाफ रहा हूँ, और मेरी तो पूरी पॉलिटिक्स जाति उन्मूलन की है कि जाति खत्म होनी चाहिए। और ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ जाता है बहुत लोगों का, लेकिन वो क्योंकि उनके पूरे जीवन में हम देख सकते हैं वो उतरा हुआ था कि वो जाति की राजनीति नहीं करते। यूपी में जब ये मंत्री होते हैं तब ये आदेश निकालते हैं कि जितनी भी जाति के नाम पे संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का या तो नाम बदल दे, नहीं तो जो सरकारी अनुदान है वो बंद कर दिया जाएगा। तो जाट कॉलेज भी थी मेरठ में, उसका भी अनुदान बंद किया गया।
वो लोग भी आए। राजपूत एक हाई स्कूल था, उसका अनुदान बंद हुआ तो उसके प्रिंसिपल ने लेटर लिखा, तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने मेरी भी जाति से के नाम से जो संस्थाएं हैं उनको अनुदान देना बंद कर दिया। मेरी जाति के लोग कहते हैं कि मैं जाति के खिलाफ हूँ और मैं जाति के खिलाफ हूँ, तो कोई भी जाति के नाम पे संस्था होगी हम अनुदान नहीं देंगे। उसका भी वो रेफरेंस देते हैं, और भी चीज़ों का रेफरेंस देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मैं तो इवन जो जाति के नाम पे सभाएं महासभाएं बनी हुई है उनके भी खिलाफ हूँ, और मैं कभी अपनी जातीय सभाओं महासभाओं में नहीं जाता। ये भी वो लिखते हैं कि नेहरू जी आप तो फिर भी कश्मीरी पंडितों की सभाओं में गए हैं, जो कि एक फैक्ट है कि कश्मीरी पंडितों की महासभाओं में सभाओं में गए नेहरू जी। तो इस तरीके से बड़ा वो था। बाइनरी आजकल बनाई जाती है कि अभी चल रहा है कि अंबेडकर बनाम नेहरू, है ना, या पटेल बनाम नेहरू, तो मैं इसको चरण सिंह बनाम नेहरू नहीं कहूँगा, लेकिन ये उस वक्त की राजनीति की खूबसूरती थी कि अपनी असहमतियाँ लोग रखते थे, और उस वक्त का राजनीति का जो शिखर पुरुष है उसके सामने भी एक प्रोविंस का, एक स्टेट का मिनिस्टर जो है वो अपनी असहमति अच्छे से दर्ज कराने से नहीं डरता था। इनफैक्ट आप देखेंगे आज़ादी के बाद जो इस देश में एग्रीकल्चर का जो मॉडल है उसके ऊपर इंटरेस्टिंग बहस है पॉलिसी के ऊपर नेहरू और चरण सिंह के बीच। और ख़ास बात यह है कि उस बहस में जो नेहरू सोचते हैं वो नहीं माना जाता, जो चरण सिंह सोचते हैं, जो चरण सिंह की समझ थी, वो मॉडल एग्रीकल्चर का इस देश में अपनाया जाता है। और उस वक्त यानी लगभग 75% से ज़्यादा आबादी जो गाँव में रहती थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करने वाला पॉलिसी। नेहरू क्या सोचते थे, क्या थी वो बात? नेहरू ये मानते थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल होना चाहिए, जो रशियन मॉडल जो था। तो नेहरू जी के व्यक्तित्व जैसे हम देखते हैं ना, वो अंदर से कम्युनिस्ट थे लेकिन उनको बनना पड़ता था नॉन कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बनना पड़ता था, गांधी जी का दबाव रहता था। तो नेहरू वो होता है ना, एक इंसान का सपना होता है कि मुझे बनना तो लेनिन है, वो आप हमेशा देख सकते हो उनके। तो वो रशिया के मॉडल से बड़े प्रभावित थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मैं मॉडल उठा लूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उन्होंने पूरा आइडिया वो किया। तो उनकी समझ वो थी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल उठाएंगे। चरण सिंह का ये कहना था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल कब कॉरपोरेट फार्मिंग में बदल जाएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा। और वो आज वो खतरा हम देख रहे हैं। टैक्स के ऊपर अभी जनवरी 23 में कानून आया, कोऑपरेटिव्स के ऊपर एक नया कानून आया। अमित शाह उस मंत्रालय के मंत्री बने हैं पिछली सरकार से ही, विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कुछ तो खास है उसमें। और उन बदलावों के चलते आप समझिए कि केरल में कोऑपरेटिव का जो पूरा मॉडल है वो तहस नहस हो जाएगा। तो जो बात चरण सिंह उस वक्त कह रहे थे कि अगर हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल उठाया तो वो कॉरपोरेट फार्मिंग में बदलते टाइम नहीं लगेगा। जमीन उसकी जो उसको जोते, जो उस पर कृषि कर रहा है उसकी ज़मीन होगी, तो ज़मीन पे वो प्राइवेट ओनरशिप की वकालत कर रहे थे, और आखिर में वही माना गया कि प्राइवेट ओनरशिप ही दी जाए। ओके, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि आप कहते हैं, नोट आप सभी ये मानते हैं कि भाई चरण सिंह जाति की राजनीति नहीं करते थे और जातिवाद से थोड़ा ऊपर थे, और वो कहते थे इंटरकास्ट मैरिज आप करो, उसी से ये जाति और ये कास्ट सिस्टम ये इनमें थोड़ी ढील आएगी और ये खत्म होएगा। पर हम जब देखते हैं तो उनका फॉर्मूला मजगर, वो तो कंप्लीटली जाति बेस्ड पॉलिटिक्स थी। ये एक नया टर्म आया था जब मायावती जी की सरकार रिपीट हुई थी, सोशल इंजीनियरिंग। ये तो मतलब खूबसूरत शब्दों में और ये कहा गया कि दलित और ब्राह्मण एक होकर के मायावती जी की दूसरी सरकार लेकर के आए, दलित और ब्राह्मण। देखिए, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करना और आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। चरण सिंह का जो मजगर फॉर्मूला था वो जाति आधारित, मैं उसको जाति आधारित नहीं देखता, मैं उसको क्लास बेस देखता हूँ। मजगर में कौन है? मुसलमान, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। जहाँ से चरण सिंह है वहाँ से उस इलाके में यूपी हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया बेसिकली, तो फिर यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ भी उनका राजनीति का प्रभाव रहा, ये जातियाँ खेती में, कृषि कार्यों में यही लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। मुस्लिम उसमें एड ऑन वो करते हैं, राजपूत तो फ्यूडल थे नहीं, यूपी वहाँ और के, अच्छा वहाँ के यूपी और बिहार में राजपूत किसानी में ज़्यादा हैं,
राजस्थान के राजपूत फ्यूडल रहे, वहाँ सामंतवाद रहा, मेरा उससे हाँ सामंती शासन रहा आज़ादी से पहले। तो यूपी और बिहार के राजपूत, तो उनका जो फोकस था वो इस किसानी के इर्द गिर्द जो जातियाँ थी ग्रामीण समाज में, उसका एक अलायंस बनाने की राजनीति थी, जो बाद में आगे बढ़ी भी। मंडल के इर्द गिर्द जो सारी राजनीति हुई, और देखिए ये इसकी परसेंटेज भी तो कम नहीं थी ना। ये जो पॉपुलेशन थी जिसको आज हम ओबीसी कह रहे हैं, वो उस ओबीसी की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी थी। तो वो मुझे एक क्लास के तौर पे दिखता है, ना कि एक आइडेंटिटी, एक जाति आधारित कोई राजनीति है। और सबका अपना एक तरीका होता है राजनीति में पुश ऑन करने का, लेकिन किसी इंसान को आप असेस तब करेंगे जब उसकी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे। तो चरण सिंह की पॉलिसीज ऐसा नहीं कि सिर्फ इन जातियों पे सेंट्रिक थी। चरण सिंह तो वो व्यक्ति हैं, जब लैंड सीलिंग हो रहा था तो जो यूपी के पटवारी थे उन्होंने हड़ताल कर दी कि साहब हम इतना काम नहीं करेंगे। चकबंदी जो थी उसमें ये था कि किसानों की छोटी छोटी ज़मीन अलग अलग जगह है तो उसको क्लब कर दो, छोटी जोत तोड़े जोतता रहेगा। तो एक तो क्लब करना था और दूसरा एक सीलिंग करना था कि एक लिमिट से ज़्यादा एक के पास ज़मीन नहीं रहनी चाहिए। तो वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट था। उसमें 5% ज़मीन, जब वो क्लब कर रहे थे तो 5% ज़मीन रखी जाती थी। वो 5% ज़मीन उन्होंने जो वहाँ के दलित कम्युनिटी के लोग थे उनको अलॉट करवाने का प्रोविज़न रखा। जब पटवारियों ने हड़ताल कर दी तो लेखपाल की भर्ती इन्होंने निकाली। उस भर्ती में तब ये ST SC रिजर्वेशन उस तरीके से नौकरियों में नहीं था। उन्होंने पहली बार यूपी में 16% आरक्षण दिया दलित SC कम्युनिटी को। उस वक्त हरिजन ही बोलते थे तो हरिजन आरक्षण दिया। और तो पॉलिसीज़ उनकी, और फिर बाद में जब ये वित्त मंत्री बनते हैं देश के या प्रधानमंत्री बनते हैं, आप इनका जो भाषण है लाल किले से इन्होंने दिया, उस भाषण को भी अगर आप सुने तो इनका फोकस जो है ग्रामीण समाज में, आदिवासी समाज में, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, छोटे किसान जिनका 1 एकड़ से कम ज़मीन है, 50% उस वक्त ये बताते हैं कि 50% पॉपुलेशन, किसानों का 50% नहीं, 50% पॉपुलेशन के पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का हिस्सा है ना। तो उन किसानों के लिए पॉलिसीज़ बनाना, भूमिहीन किसानों के लिए पॉलिसीज़ बनाना, जो कुटीर उद्योग है, छोटे MSME जिनको आज बोल रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सबसे पहले ये लेकर के आए। नेहरू तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी, उन पे फोकस कर रहे थे। वो ज़रूरत थी उस वक्त देश की। चलो वो एक पार्ट है कि चलो आपने फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर आपने वो जीवन जिया है, आपने उनको देखा है और आपको पता है कि भाई वो लाइफ जो बड़ी मुश्किल है, उनकी लाइफ को थोड़ा सा तो कंफर्ट देते हैं, और उसी के आसपास आपकी पॉलिसीज भी रहती हैं। 1967 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, उसका क्या मेजर कारण था? देखिए, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर थे, पहले गोविंद बल्लभ पंत की, और रोते हुए कांग्रेस छोड़ी थी, ऐसे कैबिनेट में रहे, और फिर कृपलानी की कैबिनेट में रहे। फिर उसके बाद में इनकी ही लीडरशिप में एक तरीके से सरकार आती है और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाता है, और कांग्रेस के अंदर इनके खिलाफ जिस तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो ये मजबूर होकर के कांग्रेस छोड़ते हैं। और उसमें एक बड़ा रोल ये है कि एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस में वो था जो इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं था, इंदिरा गांधी की लीडरशिप को पसंद नहीं करता था। उसमें से एक चरण सिंह थे। चरण सिंह पर गांधी का जितना प्रभाव था उतना ही लोहिया का भी प्रभाव था। लोहिया की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का उनके ऊपर प्रभाव था। तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति जो है, आप समझिए कि अपने पॉलिसी डिफरेंसेस को वो बोलने से हिचकते नहीं है कहीं पर भी, नेहरू के सामने भी हो तो वो सारी बात करते हैं। तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति वो तो कांग्रेस से ही निकली ना, कांग्रेस से ही सारे लोग निकले, तो उसमें से एक ये भी थे। अब जब आपको लगातार आप काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके नाम पे वोट आ रहे हैं, आपको चुन रहे हैं लोग, और आपको ऊपर आला कमान या ऊपर के सिस्टम से आपको रोक दिया जाए कि नहीं आप CM नहीं बन पाएंगे, या और ये देखिए चरण सिंह का पूरा आप वो देखेंगे पॉलिटिकल करियर, तो वो जोड़ तोड़ करते हैं राजनीति में। पहले जोड़ तोड़ की सरकार बना करके CM बनते हैं, जोड़ तोड़ की सरकार बना के ही वो PM भी बनते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर,
किसी भी तरीके का उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, तो उनका जो इंटेंशन है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मुझे एक पॉलिसी लागू करनी है, तो मैं पॉलिसी कब लागू कर पाऊंगा, जब मैं एक उस पोजीशन पे चला जाऊंगा। तो पोजीशन की लड़ाई को लेकर के तो आप जनता के बीच जा रहे हैं कि साहब आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे। तो बाय द टाइम उनके एक समझ बनी कि इस देश में एक ही पार्टी का शासन नहीं होना चाहिए, दो पार्टी दो एजेंडा के साथ जनता के बीच जाए, और उनमें से एक को, उनकी ये समझ थी कि दो पार्टी हो, दो क्लियर उनके एजेंडा हो, और वो जनता में जाए तो उनमें से एक को चुने। तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेसी के लिए वो तो सही आइडिया है। उसी सारे जद्दोजहद में ये कांग्रेस छोड़ते हैं 67 में, और बड़ी इंटरेस्टिंग सरकार बनाते हैं जिसमें जनसंघ है, सब है, जिसमें स्वतंत्र पार्टी है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें सोशलिस्ट है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी जो अंबेडकर साहब ने जो स्थापित करी। हाँ। तो इस तरीके का एक अम्ब्रेला गवर्नमेंट ये बनाते हैं। ये अनूठा प्रयोग है ना। तो क्यों आज जैसे बीजेपी को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, तो उस वक्त हालात कुछ उस तरीके के थे, उन्होंने किया रिबेल और चले गए। 67 में कांग्रेस छोड़ी, पर इवेंचुअली जब प्राइम मिनिस्टर बने मुरारजी भाई के बाद में 23 दिन के लिए या 24 दिन के लिए, तो वो तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी की मदद से ही बने। और वो जो पूरी पॉलिटिक्स है, जिसमें संजय गांधी भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें राजनारायण भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें सत्यपाल मलिक भी हैं, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, चरण सिंह से वो कनेक्ट करते हैं, जेल में बात करते हैं, और वो अपनी पार्टी जनता पार्टी को तोड़ते हैं, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो क्या था ये, क्या पॉलिटिक्स थी? वो जी एम्बिशियस पर्सन? ये तो दूसरा सवाल। नहीं, एम्बिशियस तो उनका खुद का ही एक वाकया है, जिसमें एक पत्रकार उनको पूछता है, जब मोरारजी देसाई पीएम होते हैं या मंत्री होते हैं, तब पत्रकार पूछता है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप सरकार को वो कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना कौन सा गलत है। आप पत्रकार हैं, अभी रिपोर्टर हैं, आप अपने अखबार का संपादक नहीं बनना चाहेंगे, और अगर नहीं बनना चाहेंगे, आप ये महत्वाकांक्षा नहीं पालते हैं, तो फिर आपको बंद कर देना चाहिए। वो कहते कहते ये भी ब्लंट जो है ना, गांव देहात का आदमी जिस तरीके से बोलता है, तो वो बड़ा स्पष्टवादी है उस तरीके के। तो कहते कहते वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं देसाई सरकार को तोड़ने का, गिराने का षड्यंत्र रच रहा हूँ, लेकिन कल को देसाई की मृत्यु होगी तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। तो बहुत सिंपल सा है ना। महत्वाकांक्षा, देखिए, निजी महत्वाकांक्षा पालना और आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा पे एक महत्वाकांक्षा पालना। आप दुनिया के बड़े बड़े रिवोल्यूशनरीज को देख लीजिए। चे गुवेरा को लोग बहुत मानते हैं। चे गुवेरा क्या कहते हैं? मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि समाज में बराबरी आ जाए, गैर बराबरी खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन आ जाए। तो वो महत्वाकांक्षा पालना, अगर आप राजनीति में हैं और आप सार्वजनिक जीवन में समाज को बदलने की महत्वाकांक्षा नहीं पालते हैं, और उसके लिए आपको एक जगह जाना जरूरी है, एक पद होना आपके पास जरूरी है, तो वो सब करते हैं वो। लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो इंदिरा जी के साथ जो मामला है, आपातकाल में ये जेल में रहे, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के बीच होती है, अलग अलग किस्से कहानियाँ अलग अलग जगहों से, दस्तावेजों से हम देखते हैं कि कौन कहाँ से किसके जरिए किससे क्या बातचीत कर रहा है, किसको क्या ऑफर दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ऑफर के पीछे चरण सिंह चले गए थे। वो जेल में रहे, अपने स्टैंड पे रहे, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ करके सबसे ज़्यादा सीट उनकी पार्टी की आती है, देसाई की पार्टी की तो कम आती है सीटें, लेकिन मोरारजी बनते हैं, पीएम बनते हैं। आरोप उनके ऊपर ही बीच में ये भी लगता है कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री उन्होंने नहीं बनने दिया, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि जिस व्यक्ति के सिग्नेचर से आपातकाल आया, तो गृह मंत्री तो वही थे जिनके सिग्नेचर से आपातकाल आया, उसी आपातकाल के खिलाफ हम चुनाव लड़े और उस आपातकाल के बाद उसी व्यक्ति को हम पीएम बना दें, तो ये तो जनता के साथ मतलब धोखा होगा ना। वो इस बात को बाद में रिग्रेट भी तो करते हैं, वो ये भी तो बोलते हैं कि मैं जाके माफी मांगूंगा, और शायद उन्होंने माफी मांगी भी। नहीं, बिल्कुल मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं हाँ, बनने दिया। बिल्कुल उन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई कि मैंने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वो रिलेट करके बात कर रहे हैं, रिलेटिव बात कर रहे हैं कि देसाई या जगजीवन राम,
लेकिन सार्वजनिक जीवन का इतनी शुचिता तो उन्होंने रखी कि भाई हम आपातकाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और जो व्यक्ति आपातकाल के सिग्नेचर करने वाला है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाते। तो ये मतलब होता है ना कि किसी के व्यक्तित्व को हम ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कुछ है नहीं। तो चरण सिंह भी वैसे ही थे। तो वो उन्होंने निजी तौर से उसके लिए खेद भी प्रकट किया उनको, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पे वो ये रहे कि नहीं, बाबू जगजीवन राम नहीं बनने चाहिए। इवन निजी तौर पे वो जगजीवन राम को ज़्यादा पसंद कर रहे थे बजाय देसाई के, लेकिन देसाई को बनना मंजूर किया उन्होंने। 23 दिन के बाद जब कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, तो वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे जो पार्लियामेंट में नहीं जा पाए बीइंग प्राइम मिनिस्टर। तो क्या क्या रीजन था? कई लोग कहते हैं कि जब ओथ लेके आ रहे थे चौधरी चरण सिंह, तो अपने 12 विलिंगडन क्रिसेंट रोड पे जो घर है इंदिरा का, वहाँ वो वेट कर रही थी अपने एमपीज के साथ में एक खूबसूरत शब्बू के लिए कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और मेरे से मिलेंगे। और जब वो गाड़ी वहाँ से आती है तो उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि बाबूजी आप क्यों जाओगे, अब तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, इंदिरा आपके पास आनी चाहिए। तो वो गाड़ियाँ उनके घर के बिल्कुल बगल से गुजरती हैं और इंदिरा के घर में नहीं जाती, और इंदिरा सब वो सब देख रही होती है। और वो गाड़ी जाने के बाद इंदिरा उस बुके को फेंकती है वहीं पे और फिर अंदर जाती है। तो लोग कहते हैं कि वो इंसिडेंट था जब वो तभी तय हो गया था कि चरण सिंह सरकार नहीं चला पाएंगे। हाँ यही था, हुआ यही, लेकिन उसको इस बात को अलग अलग लोग अलग तरीके से बताते हैं। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, आपातकाल के दौरान ये जेल में रहे, सरकार बनी, ये गृह मंत्री बने, इंदिरा गांधी को जेल में पहुंचाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करते रहे, शाह कमीशन बना, एक बार अरेस्ट भी किया, अरेस्ट करवाया इन्होंने बाकायदा, मतलब पुलिस पीछे तक बहुत आगे तक हरियाणा में इंदिरा गांधी की गाड़ी के पीछे गई, अरेस्ट भी किया, ये सब इन्होंने किया। उसके बाद में देसाई सरकार में ये हैरान परेशान रहे, मंत्री रहते हुए इनके अच्छे अच्छे काम थे, नाबार्ड की स्थापना करी, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करी इन्होंने, सब्सिडी जो आज किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी तब इन्होंने लागू करी थी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पे और खाद बीज पे, वो सब्सिडी लागू करी। उस वक्त ये काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा एमपीज़ इनके देसाई सरकार चला रहे हैं, 22 उनके एमपी हैं, उनमें भी वो अपने 7 मंत्री बना के बैठे हैं। इनके 100 से ज़्यादा एमपी है, उसमें 2 मंत्रालय दे रखे हैं। तो भाई आप जनता से मैंडेट लेके आए और आप ही काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो इनके ऊपर था। तो ये इनके देसाई के बेटे की भी खुले में आलोचना करते हैं, तो मंत्रालय से इनको ड्रॉप किया जाता है, फिर वापस दबाव बनता है। 78 में एक बड़ी सभा करते हैं, यहाँ बोट क्लब की सभाएं बहुत फेमस है। कहा जाता है कि उस वक्त 25 लाख लोग इकट्ठा हुए थे उस सभा में। ये तो दिक्कत है हरियाणा और जाटों के साथ, और स्पेशली नहीं ऐसा नहीं है, सभाएं बहुत बड़ी हुई थी। 25 लाख का मतलब समझते हो आप? नहीं, मैंने कहा जाता है, लेकिन ठीक है कैसी भी हुई, बड़ी सभाएं तो थी बाकायदा। एक तो वो सभा, और एक जब हीरक जयंती मनाते हैं इनकी चौधरी देवीलाल की, ऐसा कहा जाता है कि ये 2 सभाएं हैं जो बोट क्लब में सबसे बड़ी में, बोट क्लब में 89 में जो बोट क्लब में जो सभा हुई, हाँ बर्थडे था उनका। हाँ, तो मैं नहीं कह रहा, उसमें ओम प्रकाश चौटाला, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी दावा करते हैं, उस सभा में भाषण में बोलते हैं कि दुनिया में 2 बड़ी सभाएं हुई। एक वो बोलते हैं माओ ने, चीन में माओ ने करी, उसमें 7 लाख लोगों की सभा हुई। और 78 में हमने चौधरी साहब के 75 साल होने पर हमने सभा करी, उसमें 25 लाख लोग इकट्ठा हुए। फिर वो दावा करते कि ये सभा उससे भी बड़ी है। तो इस तरीके के दावे हैं, लेकिन विशाल, हाँ, लेकिन सभाएं ऐसी हुई। उससे दबाव बना, वापस मंत्रालय मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर वही चलता रहा, तो इनके लिए काम करना मुश्किल हो गया था। और इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से
बड़े सिंपल लाइफ लीड करी उन्होंने, मतलब एम्बेसडर कार मेरे को एक बात उसमें, हाँ वो जो बात पूरी कर दे। तो उसमें क्या था कि ये बन गए इंदिरा जी बीच में पहले बर्थडे डिप्लोमेसी भी होती है, इनके पौत्र का टेक्सास में पैदा होते हाँ हैं जन्मदिन मनाया, जयंत चौधरी का जन्मदिन मनाया जाता है। इंदिरा जी वहाँ पहुँचती है और इनके सौहार्दपूर्ण संबंध वापस बनते हैं। फिर इंदिरा जी इनको समर्थन देती है, डिनर पे हो गए। हाँ सरकार बनती है। हम्म अब इसमें 3-4 कैरेक्टर आते हैं, एक संजय गांधी, एक ये अटल बिहारी वाजपेयी, एक सत्यपाल मलिक, एक अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। एक बड़ा कैरेक्टर थे इसमें। और ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्यपाल मलिक को के जरिए ये कहलवाया कि चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री है, आप जाएंगे क्या इंदिरा जी के वहाँ, वो आनी चाहिए। जबकि इंदिरा जी अपने घर पे इंतजार कर रही होती है, गुलदस्ता लेके कि आएंगे। और वो तो रिश्तेदार ने कहा था ना, वो नहीं वाजपेयी नहीं थे वो तो। नहीं हर्ष लोहित कहते हैं कि रिश्तेदार ने कहा था, लेकिन तो उस गाड़ी में ही नहीं थे वाजपेयी, उस गाड़ी में ही नहीं थे जब वो ट्रेवल नहीं वाजपेयी नहीं थे, सत्यपाल मलिक के जरिए ये कहलवाया गया। इसका एक हमारे एक बहुत अच्छे लेखक है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ यार, लेखक क्या गया आपने बहुत अच्छा लगा दिया। पत्रकार रहे हैं, नहीं बड़े अच्छे हैं, खैर मैं उनका नाम बाद में बता दूंगा, आप इसमें वो डाल देना। यहाँ वसंत कुंज में रहते थे वो, ये यहाँ की जो जंगल की ज़मीन बचाने की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी, पाकिस्तानी माइग्रेंट थे, कौन से नैयर, कुलदीप नैयर। तो कुलदीप नैयर की किताब में इस बात का जिक्र है, क्योंकि उनको अंदर के किस्से बहुत पता थे। वो ये जिक्र करते हैं कि सत्यपाल मलिक ने उनको नहीं अच्छा वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि सत्यपाल मलिक ने, और इन्फ्लुएंस्ड बाय वाजपेयी। सत्यपाल मलिक ने हमारे एक इंटरव्यू में मेरे को कहा था कि भाई मैंने उनको कनेक्ट किया था जेल से, इंदिरा को और चरण सिंह को, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था। पर वो पर्टिकुलर का तो हमने पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं। तो सत्यपाल मलिक ही हमारे उसी इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके पास में गया था तो वो अपनी एक बनियान पहने हुए बैठे थे, तो वो थोड़ी फटी हुई थी, ऐसा कुछ था। तो मैंने पूछा कि आप ये कैसे पहने बैठे हो आज, तो वो बोले कि यार मेरा पुराना कुर्ता था, तेरी माँ जी ने देख काट के इसको वो बना दिया। तो इतनी सिंपल लाइफ, एम्बेसडर से वो ट्रैवल करते थे, रेलगाड़ी से ट्रैवल करते थे, जहाज में जाने के वो खिलाफ थे। कई बार क्या होता है कि जब हमारे साथ ये भी होता है कि हम जो चीज़ हमारे वश में नहीं होती है, बहुत सुपीरियर होती है, उससे हम थोड़ा थोड़ा चिढ़ने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हेट हो जाता है। तो उसी तरीके से वो भी दिखते हैं कि नहीं नहीं ये पूंजीवाद की निशानी है, जहाज में जाना और ये सारा, तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे वो। अनकंफर्टेबिलिटी भी होती है। और आप क्या है ना कि जैसे आज हम ऐसे लोगों को जज करते हैं अलग अलग तरीके से, प्रोग्रेसिवनेस मैं एक बात और ऐड ऑन कर रहा था उसी में, जैसे इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, नॉट जस्ट पहले, पर लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी वही सिंपल लाइफ। वो बहुत मतलब एक गांव से निकला हुआ, बनारस से निकला हुआ, सब कुछ उसने देखा हुआ, और वो भी फार इंटेलिजेंट, मतलब फार एक्सीलेंस आदमी थे। तो ये जो लोग थे गांव से, जिनकी बैकग्राउंड इस तरीके का रहता था, इनकी सिंपल लाइफ इतनी वो थी, रादर देन जो पॉलिटिशियन बन के आते थे इलाहाबाद से या कहीं और से, या जितने भी वो थे, उनका एक लाइफ का नजरिया था। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, कई बार चेंज भी हो जाता है आदमी, यहाँ से नीचे से जाके ऊपर जाके चेंज। मैं यही कह रहा हूँ कि कंफर्टेबिलिटी का मामला है कि आप जिस दायरे में जिस तरीके से रहे हो वो आपको कंफर्ट करता है। आप दूसरे तरीके के दायरे में जाते हो तो आप अनकंफर्टेबल होते हो वहाँ पे। मान लीजिए कि जो एलिट क्लास रहा है, अर्बन एलिट रहा है, वैसे ये दायरे में रहा है, और उसको गांव में आप भेज दें तो वो अनकंफर्टेबल होगा ही नहीं। एडवेंचर के लिए वो चला जाएगा बार बार, लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आएगी उसके अंदर कि वो गांव के जीवन में रह ले। वैसे ही गांव का व्यक्ति शहर में आया है तो शहर के बिल्कुल एलिट जो कल्चर है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा उतना। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना एडजस्ट हो पाते हैं। तो ये चॉइस का भी मामला होता है। लोग इसको ऑर्थोडॉक्सी से जोड़ते हैं, ऑर्थोडॉक्सी है नहीं इसमें, लाइफ स्टाइल का मामला है ना, आप कैसे जी रहे हो। तो आपका पूरा परवरिश, पूरा सोशलाइजेशन, अपब्रिंगिंग जिस दायरे में हुआ है वो आपका कंफर्ट जोन है, आप उस तरीके से रहना पसंद करते हो। जैसे मैं यहाँ आया तो आपने ये कुछ चीज़ें खाने को रखी, मैं पकौड़ी खाने में बड़ा इजी फील करूँगा, लेकिन मैं
जैसे पता नहीं वो आपने क्या खिलाया था, बड़ा अच्छा था वैसे तो, स्पेनिश गार्लिक ब्रेड। लेकिन वो स्वाद मेरे जबान पे कभी नहीं चढ़ेगा अच्छा। जो स्वाद मेरे और कुछ चढ़ेगा। एक बार किसी दोस्त ने कहा, कोई बर्थडे का प्लान कर रहे थे तो कहे फ्रेंच फ्राइज रखते हैं, तो मैंने कहा पकौड़ी रख लेते हैं। तो वो बड़ा आज भी मजाक बनाते हैं कि यार ये आदमी पकौड़ी के लिए बोलता है। तो वो आपका कंफर्ट जोन है, आपका सोशलाइजेशन, आप जैसे सीखे हो, पले हो, बड़े हो। तो चौधरी चरण सिंह गांव देहात से उठे व्यक्ति आखिर तक वो उसी तरीके से, उसी सादगी से जिए, चाहे शास्त्री जी हो, उसी सादगी से उन्होंने जीवन जिया। नहीं बदलता इंसान, उस तरीके से नहीं बदलता, और जो उस तरीके से बदल जाए तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो फिर रूट्स छोड़ रहा है अपनी। नहीं, उसमें भी अब ओपिनियंस है फिर। जिद नहीं है, नहीं, लेकिन अगर आप रूट्स छोड़ते हैं ना अपनी, तो रूट्स तो नहीं छोड़े। जैसे चरण सिंह एक बात कहते थे कि मैं प्राइम पोस्ट पे रह लिया, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा तो कोई बड़ी पोस्ट ही नहीं होती, पर फिर भी दिन में एक बार मेरे को वो गांव का वो फूस का छप्पर और वो खेत, वो खलिहान, वो पशु अभी भी याद आ जाता है। मेरा दिमाग वहाँ एक बार तो कनेक्ट हो ही जाता है दिन में। बिल्कुल। तो उनकी आत्मा तो वही थी, जैसे गांधी बिलीव करते थे कि भी गांव में आत्मा है देश की, भारत की, तो वो भी ये बिलीव करते थे। हाँ जी, आप। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा एक थोड़ा सा, जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, और जैसे जो चरण सिंह ने एक तरीके से मजगर फॉर्मूला निकाला, जो कास्ट के लिए निकाला, उस पर मेरा एक ये था कि जैसे जो मजगर फॉर्मूला था जो कास्ट का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिप्रेजेंट होती हैं, और फिर बाद में उन्होंने किसान कम्युनिटी के लिए जैसे वो जमींदारी बिल लेके आए, जिसमें किसानों को वो मिली, जमीन मिली। पर उसमें हम देखते हैं जो दलित कास्ट है, जैसे हम हरियाणा की बात करें एक तरीके से, कि यहाँ पे माना जाता है कि जो 25% जो डोमिनेंट कास्ट की पॉपुलेशन है, उनके पास 80% जमीन है। तो जो दलित्स को जमीन दिलाने के लिए चरण सिंह ने क्या किया, ठीक है। और मजगर फॉर्मूला एक, आप सोशल इंजीनियरिंग एक अच्छा टर्म यूज करते हैं उसके लिए, तो मजगर फॉर्मूला में दलित का क्या क्या जगह थी, और दलित चरण सिंह को कैसे देखते थे? मैं एक किस्से से शुरू करूंगा। एक हमारे मित्र हैं यहाँ JNU में PhD कर रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी नहीं बल्कि शायद बुंदेलखंड के इलाके से, कहीं से, यूपी में बीच, सेंट्रल यूपी से कहीं से है। तो वो दलित कम्युनिटी से है, और मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्या है वहाँ पे कास्ट का ये। तो वो बताने लगी कि मैं बुजुर्ग लोगों से मिलता हूँ ना, बुजुर्ग लोगों से बात करता हूँ इस बारे में, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे लिए तो 2 ही लोगों ने काम किया है, बाकी सब भुला हुआ है। एक चरण सिंह ने काम किया और एक काशीराम ने काम किया। मायावती, मतलब हिस्टोरिकली मायावती को तो वो मानते ही हैं, लेकिन वो मायावती के काम से भी ऊपर जो बुजुर्ग दलित है वहाँ के, वो चरण सिंह के काम को मानते हैं। ये एक हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नैरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिसी में आप देखेंगे जैसे जमींदारी उन्मूलन जो है, वो उनका एजेंडा क्या था उस वक्त, कि ज़मीन उसकी जो उस पर खेती कर रहा है, उसमें किसी जाति का तय नहीं किया था। पर दलित के पास तो जमीन थी ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि ज़मीन उसकी जो खेती करे। अब भारतीय समाज को और आप ग्रामीण समाज को देखेंगे तो कुछ जातियाँ हैं जो खेती में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, कुछ जातियाँ और तरीके के, जैसे बढ़ई का काम कुछ और है, कुम्हार का काम कुछ और है, इस तरीके का जो प्रॉब्लमेटिक है उस तरीके का बंटवारा, लेकिन वो समाज की सच्चाई है। तो उस वक्त उनके पास पॉलिसी के तौर पे क्या था कि ज़मीन उसके नाम होगी जो जोत रहा है। जाति तय नहीं करी थी उसमें कि अगर दलित होगा तो उसको ज़मीन नहीं मिलेगी, अगर दलित ज़मीन जोत रहा है तो दलित को भी वो ज़मीन मिली, पहला। तो इस बात को प्रॉब्लमेटाइज कर देना जो है वो उसका कारण दूसरा है, समाज वैसा है। अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक क्या किया कि जो गाँव में जो कुटीर उद्योग थे, दूसरे काम धंधे थे ग्रामीण समाज में, उन काम धंधों को बर्बाद किया। यही हुआ ना, वस्त्र उद्योग हो गया, और चीज़ें हो गई, चमड़ा उद्योग हो गया, सबको बर्बाद किया और इंडस्ट्रीज खड़ी करी। तो जो खेती कर रहा था वो तो आज भी खेती कर रहा है मान लो, लेकिन जो और उद्योग धंधे थे वो समय के साथ, और फिर आज़ादी के बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, हैवी इंडस्ट्रीज आई, तो वो रोज़गार किसका छीना? जो गांव में कुम्हार, लुहार, बढ़ई, सुनार जो हाथ से अपनी चीज़ें बना रहे हैं खेती के अलावा, जो दूसरे काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार छीना।
वो बाय द टाइम क्या हुए, भूमिहीन, या तो भूमिहीन किसान बन गए या फिर खेत मजदूर बन गए। वो दलित्स का भी ट्रेडिशनली जो है, जो कि हाईली प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन काम खेती के अलावा दूसरे तरीके के थे। तो जो उस वक्त जो खेती कर रहा था उसको ज़मीन मिल गई। दूसरा, जब सीलिंग ये करने लगे, लैंड सीलिंग या लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इस देश में ढंग से हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ पर हुआ, और यूपी में कई जगहों के ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर बहुत अच्छे से लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और दलित कम्युनिटी को ज़मीनें मिली। सर छोटू राम, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, पंजाब, यूनाइटेड पंजाब में सर छोटू राम के समय भी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और ज़मीनों का नामकरण हुआ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और खैर वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ज़मीनें दी गई, लेकिन इस देश में उस पॉलिसी को ढंग से इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। सारी लड़ाई तो यही थी कि पटवारी क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि अपर कास्ट है, पटवारियों को लगता है इन लोगों को कैसे ज़मीन दे दें। उसके रास्ते निकाले गए कि साहब इससे ज़्यादा ज़मीन एक उससे ज़्यादा ज़मीन एक के नाम नहीं होगी। लोगों ने रिश्तेदारों के स्यूडो तरीके से नाम कराए लोगों की ज़मीनें, वो रास्ते निकाले गए, उसको सफल नहीं होने दिया गया कभी भी। तो वो है, लेकिन जो और पॉलिसीज़ है, आप उनका बजट अगर देखें, जो वो वित्त मंत्री के तौर पे जो बजट एलोकेशन है, वो लैंडलेस लेबरर्स के लिए और जो मज़दूर हैं उनके लिए, छोटे धंधे करने वाले, रोज़गार करने वाले लोगों के लिए, दलितों के लिए, उसमें बड़े प्रोविज़न उन्होंने हमेशा रखे हैं। तो वो है उनके अंदर। निजी तौर पे आप देखें, उनकी दोनों बेटियों की शादी दलित कम्युनिटी में हुई है। उनकी चॉइस मैरिज थी, मर्जी से शादी थी, और उन्होंने बिल्कुल साथ खड़े होकर के शादी कराई, कोई नाराज़गी नहीं। तो वो जो मैरिज में तो कौन सी जाति देखी जाती है? लव मैरिज में ये आपको मैं 1000 उदाहरण बता दूं। ये कैसे रिलेट कर सकते हो आपकी? नहीं लव मैरिज थी तो देखो चरण सिंह लीजिए, जो कास्ट ब्लाइंड लोग हैं वो कहेंगे हमारी लव मैरिज है, बाद में आप पता करेंगे जाति एक ही है दोनों की। अरे नहीं, वो चीज अलग है, पर इंटरकास्ट में तो मोहब्बत में तो कहा ये कि मेरे फादर कहते थे कि भाई इनसे मोहब्बत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनका स्टैंड की बात है ना, कि अगर कोई व्यक्ति अंदर से उस तरीके का हो तो वो तो करेगा ना। बेटी शादी कर रही है तो वो तो करेगा ही। एक बात और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा एक तरीके से, जैसे आपने अभी कहा कि जो जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो चरण सिंह ने उनको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि इमरजेंसी के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और इमरजेंसी आपकी कदम से हुई, तो आपको कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। पर एक हम जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, जगजीवन राम ने तो इमरजेंसी नहीं लगवाई, वो तो इंदिरा नहीं लगवाई। की कोई वो बात थी, बात तो इंदिरा की थी, कांग्रेस की थी। आपने जगजीवन राम को तो ये कह के नकार दिया, बट आप इंदिरा गांधी ने जितने इतने वो एक तरीके से कह रहे हैं कि हम जुर्म था एक तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे, उनके सपोर्ट से आप गवर्नमेंट चला रहे हो। तो इस पैराडॉक्स को कैसे देखते हो आप? इस पैराडॉक्स पे कैसे जस्टिफाई करते हो सारे? नहीं, मैं कौन होता हूँ? पहला तो मैं कौन होता हूँ जस्टिफाई करने वाला? मुझे क्यों जस्टिफाई करना है? मैं जिस तरीके मैं कैसे देखता हूँ, मैंने ये कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। मैं ग्रे पार्ट भी होता है। हाँ, मसीहाईकरण जो है ना, उसमें भरोसा मेरा तो कम से कम नहीं है। तो आप चरण सिंह को एक व्यक्ति के तौर पे देखेंगे, लेकिन व्यक्तियों में भी एक व्यक्ति बहुत सबसे बेहतर कर रहा है या सबसे कम गलतियां कर रहा है। मैं उस व्यक्ति के तौर पे उनको देखता हूँ किसान राजनीति में, कि जिस व्यक्ति ने सबसे अच्छा किया या सबसे कम गलत किया। गलतियां तो उन्होंने भी करी, फैक्ट सामने है कि चरण सिंह किस तरीके से प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैंने कहा कि उनका जो जस्टिफिकेशन था, उनका जस्टिफिकेशन ये था कि जब तक मैं सीट पे कुर्सी पे नहीं आऊँगा, मैं अपने लोगों के लिए नहीं कर पाऊँगा ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुर्सी पे आए। सवाल जो है आप उनकी पॉलिसी पे करें, सवाल उनके भ्रष्टाचारी तो नहीं थे, कोई आरोप लगा के बताए, तो ऐसा तो नहीं कुर्सी पा करके उनको माल कमाना था। नहीं, उस चीज पे नहीं। गांधी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मीन्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना एंड इंपॉर्टेंट होता है। अगर चरण सिंह गांधी को मानते थे तो हमें मीन्स पे भी बात करनी पड़ेगी, जिन मीन्स के थ्रू चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। नहीं, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है ना कि हम पूरी तरह एक ही व्यक्ति को मानना चाहते हैं। वो गांधी को भी मानते थे, वो लोहिया को भी मानते थे, वो औरों को भी पढ़ते समझते थे, तो आर्य समाज से भी प्रभावित। इनमें से किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप मीन्स को दरकिनार कर। नहीं, साधन और साध्यों पे जो है लोहिया का अलग है स्टैंड। और एक और सवाल था मेरा, जैसे चरण सिंह के व्यक्तित्व पे ही अब आप बात कर रहे हैं, तो
हम देखते हैं कि जब 1977 में इमरजेंसी हटी, फिर मोरारजी देसाई आई सरकार में। एक जैसे मैं अभी बुक पढ़ रहा था नीरजा चौधरी मैम की, तो उसमें बोलते हैं कि मोरारजी देसाई तो मान गए थे कि चलो इंदिरा गांधी के ऊपर चार्जेस नहीं लगाते हैं, उनको जेल नहीं भेजते हैं, बट चरण सिंह और जो बाकी लोग थे वो नहीं माने। तो क्या चरण सिंह ने तो इवन ये भी कहा कि जो न्यूरम्बर्ग ट्रायल हुए थे वो करना चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कनॉट प्लेस पे खड़े करके कोड़े लगाए जाए। गोली मार दो, कोड़े नहीं, कोड़े इंदिरा को हाँ, गोली का मुझे नहीं पता, कोड़े का मैंने कहीं पढ़ा। इंदिरा को गोली मार आपको फिर जब व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो चरण सिंह में आपको फिर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं दिखती? बदले की जो राजनीति होती है कि इंदिरा ने मेरे को जेल में डाला, मेरे को भी इसको डालना है किसी भी हालत में। फिर वो जो सीबीआई के थ्रू इंदिरा को पकड़वाया, फिर वो स्टेशन पे वो पासिंग होती, वहां से जाने से मना कर देते, वो बाकी और भी चीजें होती है। पर इस वेंडेटा पॉलिटिक्स पे आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, पहला तो इस बात से मोरारजी देसाई को कौन बचा रहा है, अलग कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एज़ फार एज आई रेड चरण सिंह और देसाई दोनों इस बात पे कन्विंस थे कि इंदिरा जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको हाँ इन्होंने लिखा होगा, लेकिन जो रेफरेंसेज मैंने पढ़े हैं उनमें दोनों की सहमति थी। दूसरा ये था कि एक बात बोलना और सीट पे रह करके एक्शन करना, ऐसा तो नहीं है कि वो कनॉट प्लेस पे खड़ा करके उन्होंने कोड़े मरवाए हो ये, लेकिन वो गुस्से में उन्होंने बोला हाँ तो सीबीआई गई और कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, शाह कमीशन बना, आपातकाल के दौरान इतनी ज्यादतियाँ हुई, उसकी सज़ा किसी को तो मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं है वो बात अलग है, मिली भी नहीं, सिर्फ किसी को अरेस्ट कर लिया, दूसरे दिन जमानत हो गई, वो कोई बहुत बड़ा उनके हम क्या है कि हम एक हमारा सबका दिमाग जो है दुनिया के स्तर पे गोरे मर्द के तरीके से सोचता है, और भारत के स्तर पे हम लोग अपर कास्ट मेल के तरीके से सोचते हैं, नहीं एलिट। तो हमारा क्या है कि जो पावर में रहा है कल को वो उसको थोड़ा सा भी दरिद्रता आती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार देखो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन आप ये बताओ आपातकाल के दौरान जितना जुल्म और ज्यादती हुई, क्या उस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं वो बात ही नहीं है, बात वेंडेटा पॉलिटिक्स की है। वेंडेटा पॉलिटिक्स आप उसको कहीं और ले गए। व्यक्तित्व पे आ रहा हूँ। नहीं मैं आप उसको नहीं कह रहे कि भाई नहीं होनी चाहिए थी, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो बाद में जनता ने दी इंदिरा गांधी को, वो तो हम आप मान रहे होगे। नहीं, आप इलेक्टोरल हार को और क्राइम के ऊपर जो कार्रवाई है, आप दोनों को एक सजा नहीं बोल सकते। आपकी बात का मैं समर्थन उस तरीके से करता हूँ जो आपने कहा कि भाई हम गोरे दिमाग से सोचते हैं, हमें इस तरीके से कि भाई ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गांव के लोगों ने कहा, जैसे आप ही बता रहे थे कि चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया, कनॉट प्लेस पे गुड़ बांट रहे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। खैर देखो, वेंडेटा पॉलिटिक्स मैं नहीं मानता कि उतना उस हद तक उन्होंने किया, इतना सा कार्रवाई होना, बल्कि मेरा ये मानना है कि उस पर सही तरीके से आपातकाल के ऊपर कोई जस्टिस हुआ नहीं है। शाह कमीशन की रिपोर्ट्स पर और चीज़ों पर जो फाइंडिंग्स है, कितनी जुल्म और ज्यादतियाँ हुई थी, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? चुनाव हार जाना सजा नहीं है, एक पार्ट है सजा का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सजा है ही नहीं, एक पार्ट नहीं है। चुनाव हार जाना सजा थोड़ी है, हार जाना इस मामले में कह रहे हैं कि भाई उनको जनता ने सजा दिया, आपको पावर से बाहर कर दिया, ठीक है, वो है वो सजा। अच्छा, दूसरी बात हम उनसे अब आगे की बात करते हैं कि उनकी पॉलिटिकल लेगेसी, और वो तो खुद भाषण में कहते थे कि मेरा लड़का जो है अजीत सिंह वो अमेरिका में रहा है और बड़े आलिशान जिंदगी जीवा, उसने न्यू ही नहीं बेरा कि खुरपा के हो है, दाती के हो है, और बता रहा बीच आके जब वोट मांगे तो उसने बूझ लियो पहले क्या होता है। तो ये जो उनका एक व्यक्तित्व है, ये तो बहुत यूनिक है, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर नहीं था जो अपने जो आगे की पीढ़ी है उनको जिन्होंने बढ़ाया नहीं हो, और उन्होंने कहा कि अगर वो आपके लिए रेलेवेंट हों तो आप उनको इलेक्ट करना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने उत्तराधिकारी के तौर पे मुलायम सिंह यादव को ज़्यादा तवज्जो दी। नहीं तो अजीत सिंह कब के चीफ मिनिस्टर बन जाते? अजीत सिंह कब के बन जाते? अजीत सिंह ज़्यादा पावर पोजीशन में होते, उन्होंने कभी अजीत सिंह को सपोर्ट नहीं किया। तो ये पुत्र मोह है, आज जो परिवारवाद की बातें होती है, उस बात से वो बाहर थे। देखिए उनके जो बेसिक कुछ आदर्श थे तो वो उनको वो फॉलो करते थे, वो मानते थे तो मानते थे। शराब पीना बुराई है तो शराब पीने वाले से वो बात ही नहीं करेंगे। सिगरेट तंबाकू पीना बुराई है तो वो नहीं उन्होंने अपनाया जीवन में। फिल्म नहीं देखेंगे,
मतलब पूरे जो इंसान फिल्मी एक ही देखे पुकार, क्योंकि वो गांव है, उसमें देशभक्ति है, उसमें वो है, मेरे देश की धरती। हाँ, बाकी चीज़ों को वो पसंद ना करे। तो वो वैसे व्यक्ति थे, कबीरपंथी थे। आप कह रहे हैं गांधी से प्रभावित, कबीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो, तो कबीरपंथी थे, उसमें विश्वास करते थे। तो वो थे, वो मतलब उसमें आप सही गलत, नेगेटिव पॉजिटिव, सफ़ेद काला, वो ढूंढते रहो, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है और वो वैसा ही था। तो बेटे के मोह में नहीं फंसे कि देख लेना भाई, इसको जांच परख लो, ये जानता है समझता है कि नहीं गांव देहात को, और तुम्हें जचे तो वोट देना, वरना ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है तो बना दो। हालांकि बाद में बेटे ने विरासत लेने की कोशिश करी, लेकिन मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो ज़्यादा, जो चरण सिंह खुद मानते थे कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव होने चाहिए, वो ही ज़्यादा सफल हुए, वो ही फिर सीएम भी बनते हैं, राजनीति उनकी ज़्यादा बड़ी होती है। तो उन्होंने कितने सक्सेसफुल रहे अजीत सिंह, क्योंकि चरण सिंह ने तो मना कर दिया था, पर लोगों ने तो इवेंचुअली उनको लेके ही आए, और ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ तो है, ब्लड लिनेज के बिना वो मानते नहीं है। हालांकि इसके वो अभी तो जैन चौधरी भी है, उस चीज के एक्सेप्शन भी है, जैसे महाराष्ट्र में अभी उद्धव के साथ हुआ कि भाई ये बंदा रेलेवेंट नहीं होगा, तो चुनाव से लोगों ने प्रूव कर दिया कि भाई कोई और बने इस पार्टी का। देखिए ऐसा, पर जो बात है, आप कितना सोचते हो कि अजीत सिंह उस लेगेसी को कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाए? बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, मेरा ये मानना है। 10-15% बस। देखिए, मैंने कहा कि आइडेंटिटी के साथ आपका क्लास क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। IITN वहाँ पर वो भी टेक्सास में, तो इंजीनियरिंग में क्या करते नौकरी कर रहे थे टेक्सास में। ये जो इंटेल कंपनी है थी, तो ऐसे ही कोई इंटेल थी या कोई ऐसी ही थी, कोई बड़ी पावरफुल कंपनी थी, कंप्यूटर इंजीनियर थे उस जमाने के। तो उस तरीके का व्यक्ति, उस आदमी का सोचने का, समझने का तरीका। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस जो ग्रामीण समाज से जो आए ना, उनके बाद में जो दूसरी जनरेशन आई है, तीसरी जनरेशन आई है ना उनकी, उनका क्लास बदल गया है, वो ब्यूरोक्रेटिक माइंड के लोग हो गए। वैसा ही अजीत सिंह के साथ हुआ कि टेक्नोक्रेट हो गए। हाँ, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, उस तरीके की सोच के हो गए। और बहुत सारी लीगेसी वालों का आप देखेंगे ना, ये समझ में आता है उनका कि जो फर्स्ट जनरेशन ने पॉलिटिक्स करी, जो गांव देहात से उठ करके आई, जिन्होंने पहली बार सारा काम किया, उनमें और उनकी औलादों में बड़ा डिफरेंस आ गया। कुछ एक्सेप्शंस है, तेजस्वी यादव जैसे एलिट भी हो गए, क्लास बदल गया ना उनका, तो उनका सोचने का, समझने का नज़रिया बदल गया। तो अजीत सिंह का नज़रिया वैसा बन गया। अच्छे आदमी, डिसेंट आदमी रहे, स्टैंड लेते थे, गांव देहात के लोगों से जुड़ाव रहा, लोग आते थे उनके पास, वसंत कुंज में वो रहते थे, यहाँ आते थे। अभी किसान आंदोलन के टाइम भी जब ज़रूरत पड़ी तो वो बड़ा दिलचस्पी लिए, सब कुछ किया। लेकिन उनकी राजनीति को देखें तो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कम्युनलिज्म के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर अजीत सिंह का भी उतना ही फर्म स्टैंड रहा है जितना चौधरी साहब का रहा। सांप्रदायिकता को ना वो बर्दाश्त करते थे, ना अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बर्दाश्त किया कि ये नहीं था, नहीं होना चाहिए। हाँ, वो। और आप देखेंगे उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम वोट तो अजीत सिंह की पार्टी को मिलते हैं, लेकिन जाट वोट नहीं मिलते हैं। तो कई जगह उनका स्टैंड बड़ा फर्म भी रहा, लेकिन वो प्रभावशालीता, वो बात अजीत सिंह में नहीं रही। कोशिश करी उन्होंने, नेगोशिएशंस किए, मंत्रालय लिए, रिजर्वेशन के लिए भी नेगोशिएशन किया, हरित प्रदेश बनाने के लिए भी नेगोशिएशन किया। पर इस चीज़ में मेरे को एक एक्सेप्शन नज़र आता है, जिसकी मैं हमेशा बात भी करता हूँ, और जो मैं वैसे पर्सनल सर्कल से भी जिनको जानता हूँ, वो है नवीन पटनायक। वो आदमी, उस आदमी जितनी एलिट जिंदगी हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिशियन ने नहीं जी होगी जितना मैं जानता हूँ। बीटल से आपकी दोस्ती, जैकी कैनेडी आपकी बुक का फॉरवर्ड लिख रही है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ आपने ट्रैवल नहीं किया। आपको शराब पीनी है तो भी ग्लास को किस तरीके से पकड़ते हैं, विस्की के लिए कौन सा ग्लास होता है, वो वाइन के लिए कौन सा होता है, सिगरेट कैसे पी जाती है, उस लेवल की, और उसी लेवल की पढ़ाई लिखाई भी, वो थोरोनेस भी। राइटर हैं तो लिखते हैं बीकानेर स्टेट में कि राजाओं के बारे में, पौधों के बारे में, इस तरीके की उनमें गहनता। वो आदमी जब चीफ मिनिस्टर बना, सिंपल चप्पल पहन के, सिंपल वो कुर्ता पजामा पहन के वहाँ से वो किया, जिसने पूरी वर्ल्ड घूमा। उसके बाद जब वो 25 साल चीफ मिनिस्टर रहे, हार्डली 1 या 2 कंट्री गए होंगे, और वो भी गए तो उनके पीछे से बगावत हो गई। तो एक वो चेंज है।
तो इस तरीके के लोग आपको इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि बात बिल्कुल दूसरी तरीके से नहीं ठीक कहीं है, और ले गए हम। मतलब नवीन पटनायक की सिंपलिसिटी पे मतलब एलिटिज्म से वो लड़का उस तरीके से उससे ज्यादा एलिट नहीं, क्योंकि वो तो उड़िया भी नहीं जानते थे अच्छे से। वो ठीक है, हम इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन नवीन पटनायक कितना लंबे समय तक सीएम रहे और उड़ीसा के हालात कितने सुधरे, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि उन्होंने खुद में कितना चेंज किया। दूसरी बात, एक एलिट अगर सिंपल लाइफ जीता है ना, वो अलग चीज़ है, और एक मार्जिनलाइज सेक्शन का व्यक्ति कैसे किस तरीके से जीता है। जैसे आप गांधी और अंबेडकर के कैरेक्टर को देखेंगे, गांधी एलिट थे, गांधी उस वक्त $25,000 की तनख्वाह अफ्रीका में पा रहे थे, वहाँ से छोड़ करके आते हैं। पर वो निकल के तो वो भी इसी परिवेश से गए थे, मेहनत करके हाँ, एलिट हुए वो। नहीं जहाँ बढ़िया परिवार से थे, ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ऐसा बहुत डिफरेंस है। पर चलो आप मानते कि जूनागढ़ के नवाब के वहाँ उनके दादा थे और ये सारा था, पर बेसिक तो हाँ चल आप कंटिन्यू करिए। तो गांधी फकीरी को अपनाते हैं और अंबेडकर सूट बूट को अपनाते हैं। तो जो गांधी की जो गरीबी है कि आप ट्रेन में जाएंगे लेकिन ट्रेन की 1 बोगी 2 बोगी आपके लिए बुक होगी, आप कपड़े नहीं पहनेंगे, बकरी का दूध पिएंगे, लेकिन उस गरीबी को अफोर्ड करना। जिस दिन गांधी जी की हत्या होती है उस दिन वो कहाँ ठहरे हुए थे? दिल्ली में बिरला हाउस क्या था उस वक्त का? एंटिलिमिया, यही बोल सकते हैं ना। तो ये सिंपलिसिटी अफोर्ड करना, राजनीति में रहते हुए जैसे अक्खड़पन नहीं रख के बहुत सॉफ्ट वो रखना। मैं किसी की बहुत पर्सनल आलोचना नहीं कर रहा हूँ या जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो आज अखिलेश यादव या तेजस्वी नहीं कर सकते। उनको छोड़िए, जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन आए हैं वो नहीं कर सकते, उनको वो अक्खड़पन भी रखना पड़ेगा, उनको राजनीतिक चालों पे भी जाना पड़ेगा। राहुल गांधी वो अफोर्ड कर सकते हैं कि तीन बार सरकार ना आए, पार्टी हार जाए, लेकिन नंबर 1 लीडर आप ही बने रहेंगे, बाकी सबका तो खिसक जाएगा ना, पूरी पोजीशन ही चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है। राहुल गांधी व्यक्तित्व के तौर पे मुझे बड़ा पसंद है कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो अच्छे बने रहना, उतना सोफिस्टिकेशन बनाए रखना राजनीति में, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? कड़वाहट किसके अंदर आएगी? गांधी जी बहुत सॉफ्ट बने रह सकते थे, बहुत ऐसे साधु संत का व्यवहार कर सकते थे। अंबेडकर के अंदर कड़वाहट क्यों थी? क्योंकि वो सब भुगत के आए थे, उनके अंदर वो गुस्सा था, तो वो गुस्सा आएगा। वही चरण सिंह को भी आप देखें, जिस तरीके का व्यक्तित्व चरण सिंह और अजीत सिंह एक प्रिविलेज्ड पोजीशन से आते हैं, तो अजीत सिंह का बहुत सॉफ्ट हो गया बिहेवियर। अब जयंत चौधरी और भी ज़्यादा सॉफ्ट है, जयंत चौधरी बिल्कुल ही उनका क्लास ही बदल चुका है। तो वो डिपेंड करता है। नवीन पटनायक अच्छी बात है, उन्होंने ये सब अडॉप्ट किया, लेकिन मैं ज़्यादा मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा कि उन्होंने क्या किया, क्या काम करा है, कितना उसने डेवलप किया। मैं एक अपब्रिंगिंग से दूसरी अपब्रिंगिंग ये है उस पे नहीं जा रहा अडॉप्ट करना। और जो आपने गांधी पे बात कही, अंबेडकर पे बात कही, उनके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। हम उन सब चीज़ों को एक जनरलाइज इस तरीके से कंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ सर, एक ये भी था मेरा, जैसे रिजर्वेशन की जो बात किया आपने, एक तो मुझे ये जानना है कि जो चरण सिंह के व्यू थे रिजर्वेशन पे वो क्या थे, और दूसरा एक ये है कि जो आपने अभी स्टार्टिंग में कहा था अपने इंटरव्यू में कि चरण सिंह मानते थे कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रतिनिधित्व के लिए, मतलब रिप्रेजेंट कम्युनिटी अपने बात को, वो गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं होने चाहिए। पर जो एक रिजर्वेशन का जो हम देखते हैं कि जो दलित को रिजर्वेशन मिल रखी है या शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रखी है, उनको रिप्रेजेंटेशन तो मिल रखी है, बट जो सोशल लेवल या सोशल सोसाइटी में उनका स्टेटस होता है वो उन्हें अभी भी नहीं मिला है। तो एक तो ये मुझे ये जानना है कि चरण सिंह के रिजर्वेशन के ऊपर क्या व्यू थे, ब्रॉड व्यू, तो और दूसरा ये जानना है कि आज के टाइम पे जो कास्ट सेंसस की बातें हो रही हैं उन पे चरण सिंह के क्या व्यू होते हैं? पहला तो रिजर्वेशन पे जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 1942 में एक ऐसे वो लिखते हैं कि ग्रामीण समाज के युवाओं को 50% आरक्षण होना चाहिए। तो बहुत प्रो रिजर्वेशन थे वो, सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर के बहुत प्रो थे। मंडल कमीशन जो बना है, अब उसको रिकॉर्ड पे तो कोई
कहेगा नहीं, क्योंकि उसके कुछ समय पहले ही वो गृह मंत्री का पद छोड़ते हैं और फिर मंडल कमीशन की स्थापना होती है और फिर कुछ समय बाद ही वो वापस मंत्रालय में आते हैं। लेकिन उससे पहले इस राजनीति को कौन कर रहा था? चरण सिंह के साथ ही कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के साथ चरण सिंह खड़े थे, वहाँ पर उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन, पिछड़ों को आरक्षण दिया। तो चरण सिंह, और मैंने बताया कि लेखपालों की भर्ती में सबसे पहले इन्होंने रिजर्वेशन दिया, दलित रिजर्वेशन दिया। तो प्रो रिजर्वेशन थे। लेकिन सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, उसमें आप बोलते हैं ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अलग अलग तरीक़ों से अपलिफ्ट करेंगे। सिर्फ रिजर्वेशन दे देने से नहीं होगा। जैसे आप सब आज सब कैटेगराइजेशन का सवाल खड़ा हुआ है कि मार्जिनलाइज सेक्शन में ST SC में भी कुछ जातियां हैं जो ज़्यादा आगे आई, तो बाकी जातियां क्यों नहीं आ पाई? स्कूल तक की पढ़ाई पूरी करेंगे, कॉलेज में आएंगे, तब तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। उस समाज की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी है ही नहीं कि वो स्कूली शिक्षा भी ले पाए, तो उसके लिए आपको और प्रोविजंस करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन तो वो आकर के हायर एजुकेशन में फ़ायदा लेगा ना, या नौकरियों में लेगी, लेकिन वहाँ तक आने का रास्ता कौन बनाएगा? तो उसके लिए वजीफे हैं, छात्रावास बना रहे हो आप, स्कूलिंग को अच्छा कर रहे हो, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चला रहे हो, पॉवर्टी उसके लिए आप काम कर रहे हो। तो पढ़ेगा कब बच्चा? जब पढ़ने की वो परिवार की स्थिति आएगी पढ़ने पढ़ाने की, तब पढ़ेगा। तो प्रो रिजर्वेशन थे। कास्ट सेंसस जो ये मंडल की राजनीति करने वाले लोग हैं, देखिए मंडल कमीशन बना इसलिए मंडल की राजनीति वाले लोग कहलाए, लेकिन जिस राजनीति का यहाँ रेफरेंस है उस राजनीति के ही चरण सिंह थे। कर्पूरी ठाकुर भी उसी राजनीति के थे, लोहिया भी उसी राजनीति के थे। जिस जाति के सवाल को लंबे समय तक यहाँ के वामपंथियों ने भी दरकिनार किया, कांग्रेस ने भी एक नॉमिनल पोजीशन से उसको देखा। उस सवाल को लोहिया जैसे लोग, JP जैसे लोग, बाद में कर्पूरी ठाकुर हो गए, चरण सिंह हो गए, बाबू जगदेव बाबू हो गए, बाद में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काशी राम, इन सब की राजनीति उसी दिशा में जाती है। तो वो थे, इसके पक्षधर थे पूरी तरह से, और उन्होंने कई जगह इसको किया। आज फिर हम ये, जैसे आपने अभी कहा कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, चरण सिंह का जिक्र किया, एवं कांसी राम जी का भी जिक्र किया, तो जिन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की थी कि मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं एक तरीके से, और रिजर्वेशन की बात की थी, जिसके ऊपर आज की पूरी पॉलिटिक्स चल रही है एक तरीके से देखते हो। तो आज फिर ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से पूरे गायब ही क्यों है? आज कोई इनका मतलब जब कास्ट सेंसस की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है, अम्बेडकर की बात होती है, पर इनकी बात ही नहीं। चरण सिंह ये 3-4 नहीं, कर्पूरी ठाकुर, कांसी राम नहीं, कर्पूरी ठाकुर का तो बहुत बात होता है। बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है, देखिए चरण सिंह के साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया था। वो एक सेक्शन को फुलफिल करना था। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति वो कर्पूरी ठाकुर को ही बहुत मानते हैं, और बिहार में मैंने 2-3 कॉलेज ऐसे देखे जो कर्पूरी चरण महाविद्यालय नाम है बिहार में, तो वो पॉलिटिक्स वहाँ वो लीगेसी बहुत ज़्यादा है। मतलब कर्पूरी और चरण सिंह के बीच का जो रिलेशन है और वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स वो है वहाँ पे। और आप RJD में देखेंगे, बिहार में भी आप जाएंगे या यहाँ केंद्रीय कार्यालय में भी आप जाएंगे, चरण सिंह की फ़ोटो आपको मिलेगी हर जगह। वहाँ पर RJD में बिहार गया 6-1 महीने रह के आया, पटना और बाकी जगह भी घूमा, तो वहाँ पर चरण सिंह को बहुत हाई रिगार्ड है। ये हालात थे कि एक बार किसी उनकी पार्टी के गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, उनको पता चलता है, वो एक सभा करने जाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा कैंडिडेट जो है वो पार्टी वाला कैंडिडेट नहीं है, ये निर्दलीय है, इसको चुनना, और वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। इतना हाई रिगार्ड बिहार में कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में, लालू जी के ज़माने में वहाँ चरण सिंह का रहा है, और वो उसी कमिटमेंट पे रहा है। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का जो कमिटमेंट था उनका, उसके बेस पे रहा है। यूपी में भी वही है, तो वो रिगार्ड है और वो कमिटमेंट था उनका। काशीराम के साथ भी उनके जिस तरीके के रिलेशन थे, जो पोजीशन उनकी थी, तो जाति के ऊपर हुआ क्या कि जब ये PM बने, जैसे लालू जी को या और भी जो लोग आए, जिन लोगों को जिस तरीके से बदनाम किया गया ये पावर सिस्टम्स ने,
तो ये बने तब बहुत बड़ा कैंपेन चला कि चरण सिंह को जातिवादी घोषित किया जाए। कांग्रेस और जाट महासभा का बड़ा अच्छा टर्म्स थे उस वक्त। कांग्रेस में वो लोग पदाधिकारी बनाए गए जो जाट महासभा में थे, और जाट महासभा वालों, कांग्रेस में जो जाट थे उनको जाट महासभा में पेनिट्रेट किया गया बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। कब? 80 के बाद। इवन जो हास्य लिख रहे हैं, हरिशंकर परसाई जैसे लोगों को आप पढ़ेंगे, जिनको बहुत कहा जाता है बड़ा क्रिटिक करते थे वो सरकार का, लेकिन जब उनका व्यंग्य चरण सिंह पे आप पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो जातिवादी पोजीशन जो है ना, वो बहुत माइन्यूट होती है, वो बहुत समझदारी से होता है और उसको आप पकड़ नहीं सकते। काशीराम बोलते हैं कि हरी घास में हरा सांप आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो प्रोग्रेसिव बन रहा है, एंटी कास्ट मूवमेंट का हिस्सा भी बन रहा है। वो ये दिखा रहा है मैं तो देखो प्रोग्रेसिव, मैं जाति को नहीं मानता, मैं तो अम्बेडकराइट हूँ। और वो स्लाइटली इन जो मध्यम वर्गीय जातियाँ हैं जिनको लठेत बोल देगा, दबंग बोल देगा, और तरीक़ों से डिमीन करेगा। अपर कास्ट एलीट के पास बहुत आसान तरीका है कि वो बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन को तो साथ ले सकता है अपनी राजनीति में, लेकिन उसका जो क्लोजेस्ट है उसको पता है कि यही मेरी सत्ता गिराएगा। और यही हुआ। गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति थी, पहला नॉन अपर कास्ट पीएम कौन बना? चौधरी चरण सिंह बने, बल्कि मैं कहूँ पहले गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल था ये समझ सकते हो। 80s की आप फिल्में देखो, विलेन का नाम चौधरी होगा, विलेन चौधरी साहब होंगे। आज कहते हैं ना कि प्रोपोगेंडा फिल्म्स बन रही है, आप देखो 80s के टाइम की फिल्में। ये तो राजपूत भी कहते हैं कि हमारे हाँ, साथ में। राजपूतों का भी एक वो चला, ठाकुर होगा या चौधरी होगा। तो वो एक एजेंडा चला कि इन कम्युनिटीज़ को जो है वो डिमीन किया जाए। अब जैसे जितने स्टीरियोटाइपिंग्स है, हम कहे जाट है तो दिमाग नहीं होगा, जाट है तो ऐसा होगा, वो सारे स्टीरियोटाइप्स किसने बनाए? हमने तो नहीं बनाए। नहीं बनाए तो हम नहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम क्या है, हमने ये कर लिया कि बहुत प्यारा लग रहा है, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कॉमिक है ये तो, चलो भाई बोल रहा है, हाँ हाँ भाई। और जैसे किसी ट्रक के पीछे लिखा था कि बावड़ा जाट, तो वो कोई पीछे से गाड़ी जो जा रही थी जिसने पढ़ा बावड़ा जाट, वो गाड़ी बराबर में ले जाके ट्रक वाले को बोलते कि जाट लिखे बाद बावड़ा लिखने की जरूरत है। हाँ, तो बड़े तो वो है। अच्छा, आखिर में जयंत जो भाई, एक तो पॉलिटिकली रेलेवेंट होना होता है आदमी को, हाँ, और पार्टी भी चलानी है, तो फिर तो रिमेन इन द पॉलिटिक्स और रिमेन इन द पावर ही आइडियोलॉजी हो जाती है सारी। वो अजीत सिंह वाली समझ को ही आगे बढ़ा गए। देखो पॉलिटिकली रिलेवेंट तो ऐसा है कि हाथरस में जब लाठी पड़ी थी ना, तब पॉलिटिकली रिलेवेंट थे नहीं जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी के साथ वही तबका खड़ा हुआ। किसान आंदोलन ने उनको मजबूती दी, किसान आंदोलन से ही उनकी पार्टी में वापस से एनर्जी आई, वही वर्ग आपके साथ खड़ा था। जयंत चौधरी ऐसे टाइम पर उस तरफ गए जब 13 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू हुआ, ये वाला जो भी पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पे जो चल रहा है, शंभू और खंडोरी पे, और ये शायद 9 फरवरी को जाके बीजेपी से मिलते हैं। तो ऐसे क्रूशियल टाइम पे, और ये पूरी तरीके से जब बहुत स्थापित तौर पे ये है कि बीजेपी एंटी फार्मर पॉलिसीज़ पे काम कर रही है, बहुत ये स्थापित सत्य है। अब इसमें कोई दो राय नहीं बची है कि लोग इसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। हरियाणा के प्रति जो बीजेपी का जो पॉलिसी रहा है सारा, और आज 10 महीने उस आंदोलन को गुजरने के बाद भी जो पोजीशन है, तो जयंत चौधरी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ही धोखा किया। हाँ, आपका होगा कि सपा आपको कितनी सीटें दे रही है, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, आपको 7 सीट दे रहे हैं, 5 अपने कैंडिडेट दे रहे हैं, वो नेगोशिएशन का पार्ट था। लेकिन इट वाज नॉट अबाउट ओनली नेगोशिएशन। हाँ, आपको पार्टी सस्टेन करनी थी, लेकिन आप शायद वो संघर्ष करते तो आप ज़्यादा बेटर बनते, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने रास्ता चुना कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे सत्ता के साथ हो जाना चाहिए, तो सत्ता के साथ हुए। अभी मंत्री भी है। राजनीतिक रूप से देखा जाए, क्या भाप नहीं पाए वो 2024 के चुनाव को अच्छे से?
अगर उन्हें लगता कि यूपी में इतनी सीट आ रही है सारा, तो वो सत्ता वत्ता की तरफ नहीं जाते कि मुझे ये मौका है। मैं अपनी ही बात से डिफर करूंगा। जब ये गए थे तब मैंने एक लंबा चौड़ा गुस्से में आर्टिकल भी लिखा, जयंत चौधरी। आपको क्यों गुस्सा आ गया? हम इस राजनीति के साथ खड़े थे, हम चरण सिंह की लीगेसी पे बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं जयंत जी को वैचारिक तौर पे तो सहारा दे ही रहे थे, उनकी राजनीति को, विचारधारा को। तो हम जिससे अलाई कर रहे थे उसी को आप इस तरीके से धोखा दे के जाएंगे, तो वो निजी है, क्लास इंटरेस्ट का मामला है। इट इज़ पर्सनल फॉर मी, पर्सनली पॉलिटिकल। कि आप भी वही वाली बात कर तो ये है तो पर्सनल पे आ ही जाती है सारी बात। तो पर्सनली पॉलिटिकल सब कुछ राजनीतिक है ना। तो ये भाई साहब चले गए। तो उस वक्त मेरा ये मानना था कि इनको राजनीतिक रूप से भारी नुकसान होगा, लेकिन और मैं उस वक्त मेरा ये भी मानना था कि जो सीटें आई है वैसी सी स्थिति मुझे लग रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा डेंट हो सकता है एनडीए को, बीजेपी को, अगर मजबूती से विपक्ष चुनाव लड़े तो। यूपी को लेकर पर्टिकुलरली वैसा नहीं था, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ, आज की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में जयंत चौधरी ज़्यादा रिलेवेंट हो गए हैं, ज़्यादा क्रूशियल हो गए हैं। मान लीजिए कि अगर वो 2 सीट दी ना बीजेपी ने उनको, इधर 7 सीट भी ले लेते तो भी मुझे लगता है कि वो उतने रिलेवेंट नहीं हो पाते। आज आप समझिए पार्टी में, इस सरकार में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू, फिर जयंत चौधरी, जो और लोग हैं। नहीं वो भी है, वो छोरा क्या है, चिराग पासवान भी है, लेकिन अगर ये लोग थोड़ा इधर उधर होते हैं तो परिस्थितियाँ तो एमपी के साथ क्या कर लेगा कोई? ठीक है, लेकिन वो ठीक है, सिंबॉलिक को दिखाने के लिए एनडीए की तो कई मीटिंग्स में ठीक है, आपको स्वतंत्र मंत्रालय मिला हुआ है, आप काम कर रहे हो। नहीं, मैं वो पॉलिटिकल गेन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उनको पॉलिटिकल गेन हुआ है, लेकिन वो एक लंबी लड़ाई हारे हैं। ये करके एक लंबा नुकसान, बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ आपने धोखा किया, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसका खामियाजा लंबे टाइम में अगर वापस नहीं बदले, और हम लोगों चवन्नी थोड़ी ना जो बदल जाएंगे। ये उन्हीं का था, अब उन्हीं का था। और फिर हमारी हुई ट्विटर पे बहस हुई, वो जब बदले तो फिर थोड़ा हमने कहा ठीक है, शिष्टाचार बनाए रखते हैं, चरण सिंह जी को पढ़े हुए हम तो हमने शिष्टाचार बनाए रखा। लेकिन इंटरेस्टिंग है उस लीगेसी को, और मतलब मैं तो चरण सिंह को बहुत मानता हूँ, और चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पे ऑब्वियसली अच्छा, जो खुशी होनी चाहिए थी, जो खुशी होनी चाहिए थी, वो सच बताऊँ वो खुशी नहीं हो पाई उस दिन। वो लगा यार ये क्या, ये तो मतलब ये कोई इज्जत नहीं बख्शी आपने चौधरी साहब को। अच्छा, ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ऐसे बहुत हज़ारों लाखों लोगों का ही मानना है जो सेंटिमेंट बाहर आया था। तो ठीक है, जयंत चौधरी कर रहे हैं अपना काम, करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।